हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल अग्रवाल और हम लोग आज करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके फिजिकल साइंसेस नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम लैग्रांज फॉर्मूलेशन सीखेंगे। लैग्रांज फॉर्मूलेशन सबसे बेसिक कंसेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का। लैग्रांज फॉर्मूलेशन सीखने के बाद ही आप कुछ एडवांस टॉपिक जैसे कि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन और बहुत सारी फेज स्पेस एनालिसिस की प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। ये जो टॉपिक हम करेंगे ये आपके नैट गेट के साथ जेस्ट के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं थ्योरी कराऊंगा कुछ बेसिक पहले जो बहुत सिंपल होगी और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो आपके नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स लैग्रांज फॉर्मूलेशन। ओके, सो लैग्रांज फॉर्मूलेशन की हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से। कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हमें पता होने चाहिए लैग्रांज फॉर्मूलेशन या क्लासिकल मैकेनिक्स में। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी मैकेनिक्स को कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्चुअल वर्क इज जीरो। तो वर्चुअल वर्क क्या है ये हम समझ लें कि अगर किसी सिस्टम पे एफ आई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं और हम डेल्टा आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, यानी कि एक्चुअल पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स। अगर कोई सिस्टम है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो फिक्स है, तो डेल्टा आर आई जो है वो जीरो होगा। बट हम यहाँ पे मान रहे हैं कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअली हम कंसीडर कर रहे हैं। इफ एफ आई डॉट डेल आर आई फॉर ऑल द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, तो हम कहते हैं वर्चुअल वर्क इज जीरो ड्यू टू द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एफ आई इज नोन एज द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो प्रिंसिपल है ये डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। इस पूरे को कहते हैं वर्चुअल वर्क इज जीरो, ठीक है। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल सबसे बेसिक आधार है ना, फंडामेंटल है, जिस पे लैग्रांज फॉर्मूलेशन खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है लैग्रांज फॉर्मूलेशन का जो बेस है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बहुत कोर थ्योरी नहीं कर रहे हैं। हम कंसेप्ट्स को समझेंगे कि हम इन कंसेप्ट्स को अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाएं जो कि आपके नेट के एग्जाम्स में आ रही हैं, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये आप लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कैलकुलस के दौरान, जब आपने कैलकुलस पढ़ी होगी। तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, आपको मैं याद दिला रहा हूं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है f। अब आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी वेरिएबल पे डिपेंड होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये y पे डिपेंड है और y के डेरिवेटिव पे भी डिपेंड है, ठीक है, और x पे डिपेंड है। तो अब ये फंक्शन ना होकर के ये कहलाएगा फंक्शनल। फंक्शनल क्यों कहलाएगा ये? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो f है ये x पे भी डिपेंड है, y पे भी डिपेंड है और y के डेरिवेटिव पे भी डिपेंड है। फंक्शन का फंक्शन है, इसलिए इसे फंक्शनल कहते हैं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से आप इंप्लाइज कर सकते हो आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को। आपने ऑलरेडी कैलकुलस में ये प्रूफ किया होगा कि आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी फंक्शनल के लिए होती है डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई प्राइम माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स इज जीरो। ये हमारी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। व्हाट इज वाई प्राइम? वाई प्राइम इज नथिंग बट डी वाई डी एक्स, ठीक है।
तो आइलर इक्वेशन मोशन का आपने कैलकुलस में बहुत जगह यूज किया होगा, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की, मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम, ये ऑलरेडी आपने प्रूफ की हुई है, सॉल्व की हुई है। तो हम इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर खाली y x और dy dx पे डिपेंड है तब तो आप ऐसे लिखेंगे। ये भी हो सकता है कि आपका जो फंक्शनल है एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड हो, तब आप उसे कैसे लिखते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो आपका f है वो डिपेंड कर रहा है y1 पे, y2 पे, ऐसे n वेरिएबल्स हैं, साथ साथ में n डेरिवेटिव्स हैं, y1 प्राइम, y2 प्राइम, y प्राइम x, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे उसे थोड़ा सा आप उसे मॉडिफाइड कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डेल एफ, क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स है तो हम आई से रेफर कर देते हैं, आई डैश प्राइम कह लीजिए, नॉट डैश, और डेल एफ और डेल वाई आई। तो ये हमारी हो गई आइलर इक्वेशन मोशन वेयर आई रेफर्स टू 1 to n, तो यानी कि n इक्वेशंस यहां पे आ गई, ठीक है। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के कंसेप्ट पर बेस्ड हम लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर जो बताए हैं वो कंसेप्ट क्लियर हैं तो अब हम लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन समझ पाएंगे, ठीक है। या तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से भी वहीं पहुंचते हैं और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के मेथड से भी हम वहीं पहुंचते हैं। तो लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिरकार लैग्रांजियन किसे कहते हैं और लैग्रांजियन होता है क्या। तो देखिए, लैग्रांजियन रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, जैसे कि हमें हम कोई फंक्शन एफ ले रहे थे उसी तरीके से हम यहां पर लैग्रांजियन लेते हैं एल, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि एफ फंक्शन नहीं था, फंक्शनल था, ऐसे ही एल भी जो है फंक्शन ना होकर के फंक्शनल है, ठीक है। अब ये जो लैग्रांजियन लेते हैं किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए। एक बात ध्यान रखनी है, डायनामिकल सिस्टम के लिए। और जो हमने ऊपर सबसे पहले डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बताया था जिसमें वर्चुअल वर्क जीरो है, वो डेफिनेशन भी यहां पर वैलिड रहेगी, ठीक है। वर्चुअल वर्क जीरो होने का मतलब क्या है हमारा, कि वर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज जीरो, ठीक है। जनरली आप ये भी कह सकते हो ऐसे सिस्टम पे लगा रहे हैं, ऐसी बॉडीज पे लगा रहे हैं जो रिजिड है, ठीक है, रिजिड बॉडीज के लिए लगा रहे हैं ना। तो डायनामिकल सिस्टम के लिए हमें लैग्रांजियन को डिस्क्राइब कर देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने कहा एल इज फंक्शनल, तो यहां पे किसका फंक्शन लेते हैं, ये क्यू का, साथ साथ में डी क्यू बाई डी टी और टी। सो एल इज ए फंक्शनल ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, क्यू को हम बोल देते हैं, क्यू का नाम दे देते हैं आप कोऑर्डिनेट्स, इसे क्यू को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ज्यादा अच्छी भाषा में आप कहेंगे इसे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर यहाँ पे क्यू आई लिख दें एन पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पे क्यू आई लिख दें तो इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। प्रॉब्लम करते करते धीरे धीरे आपको मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के कंसेप्ट्स भी क्लियर कराता रहूंगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का कहने का मतलब क्या है। सिंपली आप अभी अब मान लीजिए जो एक्स वाई जेड होते हैं, आर थीटा फाई होते हैं, ठीक है, उसी को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहां पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लैग्रांजियन हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं और ये सब बातें आप जानते होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं या एमएससी करके आए हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी, बट फिर भी बेसिक से ही हम करा रहे हैं। तो डॉट रेफर्स टू डी क्यू ओवर डी टी एंड टी, ठीक है। तो इसे लैग्रांजियन को हम डिफाइन करते हैं एज ए डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। L इज इक्वल टू टी माइनस वी, ये हम डेफिनेशन में मान के चलते हैं।
ठीक है, ये बेसिक हमारा एजम्पशन ही है कि हमने फंक्शनल को काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में माना है। ठीक है, अच्छा, तो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन को आगे डेवलप करने के लिए हम एक नई टर्म को और डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी कि हम लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, पूरा डिजाइन करने वाले हैं। तो हमने लैग्रांजियन को डिफाइन किया है विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और लैग्रांजियन इज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। क्यू डॉट लिखा है तो क्यू डॉट कुछ और नहीं है, ये है वेलोसिटी को रेफर कर रहा है, तो इट इज नोन एज दी जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, एक नई क्वांटिटी हम यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं विच इज नोन एज दी एक्शन। एक्शन को कई बुक्स में एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट इसका जो मीनिंग है मैथमेटिकली डिफाइन जो है, ये है इंटीग्रल ऑफ एल डी टी। ठीक है, ऐसे करके हम एक्शन को डिफाइन करते हैं। इट इज ए इंटीग्रल ऑफ लैग्रांज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इस एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल। देखिए, बेसिक डेफिनेशन है प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपकी, क्योंकि कोई आपको नेट के एग्जाम में तो कहेगा नहीं कि आप हैमिल्टन प्रिंसिपल डिस्क्राइब करो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगी इनकी। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है? हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्शन शुड बी एक्सट्रीमेटाइज और लीस्ट। ये जो एक्शन है ये एक्सट्रीमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, लीस्ट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस शुड बी जीरो। ठीक है, ये वेरिएशन जो है इसमें ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, मिनिमाइज होना चाहिए एक्शन। तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल है। तो जब डेल्टा एस जीरो होगा तो यू कैन राइट डाउन डेल्टा एस इज जीरो और डेल्टा एल डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस हैमिल्टन प्रिंसिपल से आप वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पहुंचते हैं और आपको आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी मिलती है, उसी तरीके से यहां पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है आपकी। ये देखिए, f की जगह हमने l रख दिया है और y की जगह हमने q रख दिया है और x रख दिया है, और कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन करते समय दो बातें ध्यान रखना जरूरी है, लैग्रांजियन एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो सबसे आप पहले पूछेंगे व्हाट इज द लैग्रांजियन ऑफ दिस सिस्टम। इस डायनामिकल सिस्टम का लैग्रांजियन क्या है? और ये ध्यान रखें कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमने सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ही ली है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ले रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये कुछ और नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसी ही है। यहां पर हम इसे बोल रहे हैं लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं अगर आपको इसे कंपेयर करूं फॉर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको याद होगा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बहुत सिंपल शब्दों में बच्चे कह देते हैं F इक्वल टू ma। सर ये होती है बहुत ही रफ लैंग्वेज में, और थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप बताएं तो आप कह देते हो कि F इज इक्वल टू सर डी बाई डी टी पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही होती है। अब देखना मैं कैसे आपको समझाता हूं। इसमें आप जानते हो कि फोर्स फॉर एनी कंजर्वेटिव सिस्टम, फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आप पढ़ते आए हैं हमेशा। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एफ को ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं। क्यों? कंजर्वेटिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है भाई? कि कर्ल एफ इज जीरो। ठीक,
तो कर्ल हमेशा ऐसे 0 हो जाता है। ठीक है, तो F को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अब मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये न्यूटन इक्वेशन है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा dv dx। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड में ले रहा हूँ, मैं वेक्टर डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पोटेंशियल इज एनर्जी, इसलिए मैं सिर्फ dy dx ले रहा हूँ। और आप जानते हो कि P को कैसे लिख सकते हो, P इज नथिंग बट mv, P mv होता है। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं, हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपको क्या मिल जाता है, mv। तो जो P है, P इज नथिंग बट डेल टी बाई डेल वी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं न्यूटन इक्वेशन से यहां तक पहुंचा हूं, है ना, डेल वी डेल एक्स डी वाई डी टी डेल टी ओवर डेल। ठीक है, यहां तक ओके। तो बिल्कुल देखिए, अब मैं इसी को थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूं, डी वी ओवर डी एक्स, क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही यूज होंगे। और आप जानते हैं v को मैं लिख सकता हूं x डॉट, बिकॉज x इज कोऑर्डिनेट, यू कैन से जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड x डॉट विल बी वेलोसिटी v, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी x डॉट का फंक्शन नहीं है। सो क्या आप कह सकते हो कि डेल v या डी वी ओवर डी एक्स डॉट विल बी वॉट, 0, क्योंकि v सिर्फ x का फंक्शन है। ओके, तो आप इस क्वांटिटी को यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी के अंदर भी, इसके अंदर भी कर सकते हैं। और सिमिलरली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है फ्री पार्टिकल के लिए मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन है, तो यहां पर भी x है नहीं, तो डेल टी ओवर डेल एक्स होगा 0। ये भी आप यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी मर्जी से ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पुट करूंगा, तो डेल टी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल लिख दीजिए, डी लिख दीजिए। ठीक है, ये अपनी मर्जी से डाला मैंने, बिकॉज डी टी ओवर डी एक्स इज 0। और सिमिलरली आप देखें, क्योंकि डेल वी ओवर डेल एक्स भी 0 है ये, तो इस टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं अपनी मर्जी से। अब ये देखो, ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं गौर से देखूं, डेल ओवर डेल एक्स टी माइनस वी टी अपॉन डी टी डेल ओवर डेल एक्स डॉट टी माइनस वी। व्हाट इज दिस? इट इज अ लैग्रांजियन। सो डेल एल ओवर डेल एक्स is equal to d by dt del L over del x डॉट। और ये क्या है, गौर से देखो, यही तो आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन है, यही है आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन। तो आप देखिए, न्यूटन इक्वेशन मोशन और लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन सेम ले आए हम, लेकिन ये हमने फ्री पार्टिकल के लिए लिखी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट यहाँ पे कुछ था नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है ना, कंस्ट्रेंट अलग प्रकार के होते हैं, समझाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं, आपका जो फोकस है वो है हमारा एग्जाम, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को आपके प्रॉब्लम्स के साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, ताकि आपका प्रॉब्लम्स भी होता रहे और कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते रहे। ठीक है, ओके। तो लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन और न्यूटन इक्वेशन मोशन सेम है, यानी कि जो प्रॉब्लम आप लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन से करते हैं वही आप न्यूटन इक्वेशन मोशन से भी कर सकते हैं। फिर फायदा क्या है भाई? फायदा ये है, कुछ प्रॉब्लम्स न्यूटन इक्वेशन मोशन से ज़्यादा इजीली हो जाती हैं सॉल्व, और कुछ जो है लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन से इजीली ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि लैग्रांजियन एनर्जी का फंक्शन है, एनर्जी ना, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही काम की चीज़ रहती है। और जो सब्जेक्ट डेवलप हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो ज़्यादा सिस्टमेटिकली डेवलप हो पाया है लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन से रेदर देन दी न्यूटन फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। इसके अलावा मैं 2-3 बातें और बता दूं, फिर मैं प्रॉब्लम्स पे आऊँगा और फिर
हम आपके साथ में प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक ये है हमारा जनरलाइज मोमेंटम। तो जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है जनरलाइज मोमेंटम की, जो हमारा यहां से भी देख सकते हैं, ऊपर भी आप गौर से देखें आप, जब मैं यहाँ पे किया था तो ये मैं एक तरीके से P को डिफाइन कर रहा था। यहाँ देखो ये इट इज अ P, ये P था मोमेंटम, यहाँ से आया, ये आया है ना, ये P तो था, बट मैं इसे ऐसे बना दिया ऐसे करके ना, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। तो एक्चुअली यही जनरलाइज मोमेंटम है, बट मैं Q की फॉर्म में लिखता हूँ। तो जनरलाइज मोमेंटम को शो करते हैं पी आई इज इक्वल टू डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट, इसे कहते हैं जनरलाइज मोमेंटम। अब देखिए अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट x है, मान लेती है क्यू आई हमारा x है, तो ये हो जाएगा पी एक्स, हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारा ये ले रहे हो r, तो जाएगा लीनियर मोमेंटम इन रेडियल डायरेक्शन। अगर मान लीजिए, तो ये तो हो गया, और मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा क्यू आई है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज, तो ये जो पी होगा हमारा विच इज डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, ये हमारा पी थीटा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जनरलाइज मोमेंटम, तो जनरलाइज कर दिया हमने। ठीक है, तो जनरलाइज मोमेंटम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये सारे चीजें, ये सारी बातें एक एक यूज करेंगे हम प्रॉब्लम्स करते समय। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आता है, इसे कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, जब आप लैग्रांजियन लिखते हैं प्रॉब्लम करने के लिए, सबसे पहले आपको सिस्टम का लैग्रांजियन लिखना होता है किसी भी डायनामिकल सिस्टम का। और जब हम लैग्रांजियन लिखते हैं, बाई चांस हमारा अगर डेल एल ओवर डेल क्यू कोई भी आई या के जीरो हो जाए, इसका मतलब यह है कि क्यू आई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक, तो जब साइक्लिक, इसका मतलब जीरो होने का मतलब है कि एल में क्यू रिप्रेजेंट नहीं है। एल जब कर रहे हैं तो एल में क्यू आई रिप्रेजेंट नहीं है ही नहीं उसके अंदर। तो अगर आप इक्वेशन मोशन लेंगे लैग्रांजी की, लैग्रांजी इक्वेशन मोशन में आप रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी अपॉन डी टी क्यू आई डॉट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या था, ये भी डिफाइन किया हमें, इट इज ए जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो यानी कि जनरलाइज्ड मोमेंटम विल बी कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कोर कंसेप्ट इवन हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में भी यूज करेंगे, और लास्ट में जो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी आती है वहां हम यूज करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में चलेंगी, और हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी से आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो पिछले साल जब लास्ट टाइम नेट का पेपर हुआ है तो उसके अंदर पूछा गया है ना। लेकिन वो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी आप तब समझ पाएंगे जब ये पूरा का पूरा बेसिक्स आपको क्लियर होगा। ठीक है, तभी हम प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो मैं कुछ स्टार्टिंग करता हूँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ में, और फिर धीरे धीरे हम जो है कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम। ओके, तो एक प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी है और आपको पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है। सो काइनेटिक एनर्जी of a system is given to you which is half m
एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम जी वाई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पहला मैं पार्ट पूछ रहा हूं कि डिफाइन लैग्रांजियन। बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कुछ नहीं है सर, टी माइनस वी है लैग्रांजियन। तो इट्स वेरी सिंपल, आप लिख सकते हैं एकदम से, बहुत सिंपल हो गया ये, माइनस माइनस प्लस हो गया एम जी वाई। ठीक है, मैं पूछूं कि आप बताइए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। आप कहेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के अंदर सर पहला एक्स है, दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाई है, ये तो है। जनरलाइज वेलोसिटीज क्या है, आप कहेंगे q1 डॉट जो कि x डॉट है और q2 डॉट जो कि y डॉट है। मैं पूछूं, आप बताइए कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन होती है डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x रिप्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है डेल एल ओवर डेल एक्स 0 है। इसका मतलब एक ही बात है कि x साइक्लिक है, एक्सिस साइक्लिक। साइक्लिक होते ही इसका मतलब क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो हो जाएगा कांस्टेंट या कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन मोशन बताइए, तो भाई दो इक्वेशन मोशन आ जाएंगी, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वेशन मोशन तो आप ऐसे निकालते हैं। तो एक तो ये आएगी जिससे हमने अभी शो कर दिया, ये शो करेगी पी एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट, है ना। या फिर भाई और ऐसे यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज दिस, इट इज एम एक्स डॉट। भाई यहाँ से कर लो, ऊपर से डिफरेंशिएट कर लो। जब आप करोगे तो हाफ, मैं करके दिखा दूँ यहाँ पे, भाई वी में तो है ही नहीं एक्स डॉट, ये लैग्रांजियन पूरा लिखा हुआ है ना हमारा। तो देखो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ टू एम एक्स डॉट। तो 2 से 2 कट के एम एक्स डॉट आ गया, और डेल एल बाई डेल एक्स तो 0 है, तो ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन मोशन आ जाएगी ये हमारी। इसका मीन्स हुआ एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। इट मीन देयर इज नो फोर्स, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि अगर फोर्स एब्सेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी इसका समझना है, प्रॉब्लम्स को तभी इस तरह से करना है ना, कि कंसेप्ट क्लियर हो हमारे। अच्छा जी, अब y के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दीजिए, d बाई डी टी डेल ओवर डेल y डॉट डेल एल डेल वाई इक्वल टू 0। लैग्रांज ऊपर ही डिसाइड है हमारा, लैग्रांज यही वाला है लिखा हुआ है। तो निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये एम वाई डॉट माइनस, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सब 0 हो गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एम जी माइनस एम जी आ जाएगा। इट मीन्स एम, अगर मास कौन से एम वाई डबल डॉट माइनस एम जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम तो 0 होगा नहीं, वाई डबल डॉट माइनस जी इक्वल टू 0। इट रेफर्स टू वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग अंडर द ग्रेविटी। वाई इज एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया नहीं, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है इज मूविंग और फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जो हमारे नेट के एग्जाम्स में यूजफुल होंगे। तो नेट दिसंबर 2014 में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो अब देखिए आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन और यूजफुल रहेगा। तो CSIR नेट दिसंबर 2014।
ठीक है, तो हम ये करेंगे और ये 3.5 मार्क्स में है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो मैंने कंसेप्ट बताया है पिछले 20-25 मिनट में आपने देखा है होगा, तो उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना, बड़ा आसान है और तुरंत तुरंत करते चले जाएंगे अगर आपको मालूम है कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम described by the time dependent Lagrange। क्या है टाइम डिपेंडेंट लैग्रांजियन? ये दिस e की पावर गामा टी half mx dot square minus vf. It is a Lagrangian and equation motion system described by the Lagrangians are these। इनमें से कोई एक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सी इक्वेशन मोशन होगी जो इस Lagrangian को डिस्क्राइब कर रही है आपको बताना है। पहला, दूसरा, तो कैसे निकालेंगे? ये क्या तरीका है हमारा? वही है जो लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन का है ना। लैग्रांजियन दे दिया हमें और इक्वेशन मोशन पूछा है, तो इक्वेशन मोशन लैग्रांजियन वाली ही होगी, तो हम बेसिक वही प्रिंसिपल लगाएंगे, है ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है mx डबल डॉट, ये चार ऑप्शन दे दिए, लैग्रांजियन दे दिया, है ना। तो कैसे करेंगे? फटाफट आप इक्वेशन मोशन लगा लीजिए और हमारा काम बन जाएगा। तो लैग्रांजियन बताओ, लैग्रांजियन दे दिया, क्या इक्वेशन मोशन? तो क्या इक्वेशन मोशन? डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। तो निकाल लीजिए इस लैग्रांजियन कॉरस्पॉन्डिंग डेल एल ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट इज नथिंग बट ई की पावर गामा टी, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है ना, तो क्या जाएगा? हाफ 2mx डॉट। टू से 2 कट गया, तो e की पावर गामा टी mx डॉट, ये आ गया हमारा, ये रख देंगे यहाँ पे। और सिमिलरली डेल एल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, ऊपर से देख सकते हैं, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये हो गया ना, v है, माइनस आ गया डेल वी ओवर डेल एक्स, और एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में कोई भी x की टर्म हमारी इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों चीज़ें आप रख दीजिए यहाँ पे, इक्वेशन मोशन रख दीजिए ऊपर, तो कितना मज़ा आएगा आप देखिएगा यहाँ पे। तो डी अपॉन डी टी एक्सपोनेंशियल गामा टी, सिंपल मैथमेटिक्स करना है अब आपको, माइनस माइनस प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स ई की पावर गामा टी इक्वल टू 0। तो इसे हमें करना है ना, तो सॉल्व कर लेंगे हम इसे भाई। ये हो जाएगा पहला एम एक्स डबल डॉट ई की पावर गामा टी प्लस एम एक्स डॉट, और ये एक्सपोनेंशियल का गामा ई की पावर गामा टी डेल वी ओवर डेल एक्स ई की पावर गामा टी। ई की पावर गामा टी आप कांस्टेंट ले लीजिए, सॉरी बाहर ले लीजिए,
और एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एक्स डॉट गामा प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो देखो या तो ये पूरे जीरो होगी या ये जीरो होगी, अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल गामा टी तो जीरो आपका है नहीं, ये गिवन भी नहीं है और लिखा है टाइम डिपेंडेंट है, तो टी इज नॉट जीरो। यहाँ पे एक जनरल आप फॉर्मूला ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यही वाला जो टर्म है वो जीरो होगी और ये टर्म जीरो होगी। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहले वाला है ना, यही तो है ना आपका। तो एम एक्स डबल डॉट गामा एम एक्स डॉट प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ लैग्रांजियन पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए इक्वेशन मोशन क्या है, तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। जनरली क्वेश्चन में या तो लैग्रांजियन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, या लैग्रांजियन दे दिया जाता है, इक्वेशन मोशन पूछ ली जाती है। ज़्यादा डिफिकल्ट में आपको नहीं दिया, आपको लैग्रांजियन भी अपने आप लिखना है और इक्वेशन मोशन भी आपको खुद ही निकालनी है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन जो है वो दिसंबर नेट 2014 में पूछा गया है ना। तो बाकी ईयर्स के भी हम क्वेश्चन धीरे धीरे आपको कराएंगे। गेट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक ऐसा ही बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन और है जो कि आपका पूछा गया है नेट दिसंबर 2013, नेट दिसंबर 2013। हाँ, अभी जो 19, 18 ना, इन सब में भी जो 20, इन सब में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम करेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक्स हम यूज कर लेना, फंडामेंटल्स हम ज़्यादा क्लियर कर लें। तो पहले मैं फंडामेंटल्स वाली प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि लैग्रांजियन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन टू यू। It is what half mx dot square minus bx. It is a Lagrange, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको कि xt क्या होगा हमारा, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी ये बता दीजिए, क्योंकि xt क्या बताएगा, ये तो पाथ बताएगा ना, इक्वेशन मोशन का पाथ बताएगा। तो कह रहा है कि अगर आपको लैग्रांजियन दे दिया तो हमें आप ये बता दीजिए कि इक्वेशन ऑफ का मोशन का पाथ क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं इसमें, ये -b/2m t² c1t प्लस c2, ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड c1t। बिना सॉल्व करे आप देख करके क्लिक नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। C2 साइन BT बाई, और एक लास्ट ऑप्शन है D। ध्यान रखिएगा साइन BT लिख रहा हूं मैं, इसमें हाइपरबोलिक यूज किए गए, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो बेसिक मैथमेटिकल्स टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है, कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन है, कौन सा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ठीक है। तो अब देखिए डेल एल ओवर डेल एक्स, क्योंकि इक्वेशन मोशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास से ऊपर से -b, y तो है ही नहीं, ये एक पे डिपेंडेंट है, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। डेल ओवर डेल एक्स डॉट, ये कितना हो जाएगा हमारे ऊपर से, देखिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो इट विल बी एम एक्स डॉट। पुट कर दीजिए तो इक्वेशन मोशन क्या हो जाएगी हमारी, d/dt एम एक्स डॉट माइनस माइनस प्लस इज 0, या आप कह सकते हो एम एक्स डबल डॉट प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो
एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम, या फिर आप कह सकते हो एक्स डबल डॉट, इसको खोल लो, सेकंड डेरिवेटिव कर लो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम। अब जानते हो आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, आप इंटीग्रेट करते हो पहली बार इसे, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम सम टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे कर लेंगे फर्स्ट पहली बार इंटीग्रेशन से, फिर फर्दर इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो दोबारा क्या आ जाएगा, आप इंटीग्रेट जब करोगे माइनस बी बाई एम टी का टी स्क्वायर बाई टू, C1 के साथ C1t प्लस C2। ठीक है, समझ गए मैंने इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है इंटीग्रेट करने का। मैं लिख देता हूँ फिर भी कि हमने क्या किया इसमें, dx dt dt, तो ये dx बन गया एक तरीके से, तो उसका फिर x आ गया, और इधर हमने क्या किया माइनस बी बाई एम टी प्लस C1 dt, तो इससे हमारा ये आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन है, आप मैच कर लीजिए कि कौन सा आपका आंसर मिल रहा है, माइनस बी टी स्क्वायर बाई टू एम इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्लियर आपका हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना इजी है, जैसे हम 2013 में पूछा गया है। तो ऐसे ही मैं दो प्रॉब्लम आपको और बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया मजेदार प्रॉब्लम है ना, ये आपके जेस्ट के एग्जाम में आई है। आई होप सभी लोग जेस्ट के एग्जाम से फैमिलियर होंगे। ठीक है, फरवरी में लगभग जेस्ट एग्जाम होता है, पीएचडी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। तो जेस्ट 2015 में आई हुई है। ठीक है, और जब आप नेट की कर रहे हैं तैयारी, तो आपको नेट गेट जेएस इन सारी प्रॉब्लम्स को करना होता है प्रीवियस ईयर की। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये कह रहा है कि द लैग्रांजियन ऑफ ए पार्टिकल और ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय दिस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, but it is the Lagrangian। ठीक है, Lagrangian of a given particle is this। ठीक है, आपको बताना है which of the following statement is true, which statement is true। बहुत सिंपल है ये, बस स्टेटमेंट ही पूछ लिया, यहाँ पे कंसेप्ट काम आ जाएगा। पहला कह रहा है दिस Lagrangian for it is a free particle। पहली बात करी, क्या ये फ्री पार्टिकल है, पता नहीं भैया, हमें क्या मालूम फ्री पार्टिकल है नहीं है। ठीक है, तो इट इज एक्सपीरियंसिंग वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, शॉर्ट में लिखा है वेलोसिटी डिपेंडेंट, डी भी मतलब डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, या फिर इट एग्जीक्यूट एसएचएम, पार्टिकल एसएचएम कर लेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अभी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। अब लैग्रांजियन ने करे कैसे बता दे भाई, हम नहीं बता सकते। क्या क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आप हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, यही आपको आंसर देगा। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, बहुत सिंपल है भाई। डेल एल डेल क्यू क्या होगा, एक बार रिप्रेजेंट है यहीं पर, तो हो जाएगा माइनस क्यू डॉट, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, और डेल एल डेल क्यू डॉट कितना हो जाएगा, 2q डॉट माइनस क्यू। और ये दोनों बातें जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे पता करने के लिए। करते हैं पुट, चलिए। तो d अपॉन डी टी 2q डॉट माइनस क्यू माइनस क्यू डॉट इक्वल टू 0, ये दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए इससे, 2q डबल डॉट माइनस क्यू डॉट। अब ये कट जा रहा है भाई, ये कट जा रहा है, तो इट मीन्स 2q डबल डॉट 0, इट मीन्स q डबल डॉट 0
व्हाट इज क्यू? क्यू इज अ पोजीशन, क्यू डबल डॉट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मींस पार्टिकल इज फ्री, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, फोर्स जीरो हो गया और पार्टिकल इज फ्री, ये फ्री पार्टिकल है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला। जेस्ट में आया हुआ, देखिए जेस्ट के क्वेश्चन जनरली काफी ट्रिकी होते हैं, ठीक है, इतना सिंपल आपको हो गया है, क्योंकि अगर आपको लैग्रांज इक्वेशन मोशन निकालना आता है तो आपके लिए वही क्वेश्चन सिंपल है, अदरवाइज यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है अगर आप ये टेक्निक नहीं जान रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस नहीं समझ रहे हैं। फिर से आप देखिए जेस्ट में आपको और नेट में भी ये मिलता है, एक जैसे क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, तो 2017 में है ना, और ऐसे ही नेट में भी क्वेश्चन आते रहते, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, ठीक है, कुछ मैंने नेट के कराए, कुछ जेस्ट के कराए, और फिर मैं फर्दर आगे की वीडियोस में फिर मैं आपको और कुछ नेट के गेट के ऐसे मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना, जिससे हमारे कंसेप्ट और हम करते चले जाएंगे थियोरेटिकली। तो 2017 में आया है एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फॉर फ्री पार्टिकल possible Lagrangian will be क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 2 डॉट स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अच्छा जी, एक बार ध्यान रखिए, क्यू क्यू डॉट सी क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू और डी, आपको ही कह देंगे, आप क्योंकि अभी भी सॉल्व किया है, क्योंकि ऊपर किया ना सॉल्व भी आपने, देखो प्रीवियस ईयर करने का फायदा, आपने अभी ये किया है क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू क्यू डॉट, तो आप कह देंगे ये है फ्री पार्टिकल, तो ये है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बिना सॉल्व करे आप तुरंत लगा सकते हैं टिक, एकदम से 1 सेकंड के अंदर टिक हो गया। और अगर करना है तो करके देख लो, अगर मान लीजिए आपने वो नहीं किया हुआ तो करके देख लो, उसमें करके देखने में क्या है, सबको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, सबको वही तरीका, कोई तरीका नहीं है, मान लीजिए ए पे लगा रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा, जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो डेल क्यू ये कितना हो जाएगा, कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट, जगह 2q डॉट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q 0, यानी कि q डबल डॉट प्लस q इज इक्वल टू 0। भाई साहब ये क्या हो गया, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पलट के आ जाता है कि SHM का बताओ, तो ये वाला हो जाता, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ये SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्व करके देख दो, है ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, ओके। आई होप सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैं आपको इसके बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, जैसे कि स्फेरिकल पेंडुलम, जैसे कि नॉर्मल पेंडुलम, जैसे कि डबल पेंडुलम। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल रहती हैं, ठीक है। और इसमें कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि राइट डाउन द लैग्रांजियन, राइट डाउन द हैमिल्टोनियन, ये सब भी पूछ लिया जाता है ना। तो जनरल वेटेज देखें हम तो आपको 3.5 मार्क्स में क्लासिकल मैकेनिक्स से सिंपली 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स में भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन और ज़्यादा भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं किसी से, नेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये तो एटलीस्ट कह रहा हूँ, 2 नहीं ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं मैं, ठीक है। लैग्रांजियन से आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन, तो लैग्रांजियन से ही मिल जाएंगे सिंपली। तो यही जो टॉपिक है 7 मार्क्स जो ऊपर हमने कराया, ये आपको 7 मार्क्स तो यही दे देगा सिंपली। हाँ, टॉपिक वेरिएशन अलग होता है कि कभी आपका हैमिल्टन जैकोबी से पूछ लिया, कभी आपका हैमिल्टोनियन निकालने के लिए पूछ लिया, कभी आपके कई कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, तो वो हम तभी कर पाएंगे प्रॉब्लम जब हम पूरा का पूरा कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 10 है ना, ठीक है,
तो ये इजी इजी टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो आप इन्हें कीजिए, मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।